Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification, and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। संस्कृति, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वह मिले हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। पतन नगर मतलब कि बंदरगाह। बंदरगाह जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह लोथल था। नेक्स्ट है हमारा, नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिक नृत्य का अहम जरिया है, किसने लिखा। नाट्य शास्त्र को लिखने वाले जो थे वह भरत मुनि थे, और नाट्य शास्त्र जो है हिंदुस्तानी क्लासिक नृत्य का अहम जरिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी राज्य का 4 महत्वपूर्ण तत्व होता है। पहला होता है जमीन, दूसरा होता है पॉपुलेशन, तीसरा होता है संप्रभुता, और चौथा होता है शासन व्यवस्था। इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह होता है संप्रभुता। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है, जिससे कि यह पता चलता है कि वह राज्य स्वतंत्र है और खुद से शासन करने को लेकर सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि वो सभी को अपना रक्त दे सकता है, वह हो जाएगा O पॉजिटिव। O पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो AB हो, A हो, B हो और O हो। और AB जो होते हैं, AB वाले, वो सभी से अपने जो है ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है। एक बैडमिंटन का कॉर्क का वजन जो है वह 4.74 ग्राम से लेकर के 5.51 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित लेखकों में अपने प्रथम प्रकाशित उपन्यास पर द मैन बुकर प्राइज जीतने वाला कौन है। मतलब कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने अपने पहले ही उपन्यास पर द मैन बुकर प्राइज जीता था। द मैन बुकर प्राइज जो है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राइज़ है। इनमें से आप देख सकते हो जो भी ऑप्शन है, इन सभी को मैन बुकर प्राइज़ मिल चुका है। इनमें से एक जो है उन्हें पहले मिला है, वो है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को वाइट टाइगर के लिए द मैन बुकर प्राइज़ दिया गया था। वाइट टाइगर जो है अरविंद अडिगा के पहले साहित्य पुस्तक थे जिसपे कि द मैन बुकर प्राइज़ जीता था। नेक्स्ट हमारा, भारत से डॉलर में सबसे अधिक निर्यात होता है। तो भारत जो अपने निर्यात करता है उसमें सबसे अधिक क्या प्रोडक्ट है जिसे निर्यात करने से भारत को सबसे अधिक डॉलर मिलती है। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा 9 का D, इंजीनियरिंग सामानों पर भारत से डॉलर में सबसे अधिक निर्यात होता है। दूसरा नंबर जो होगा वह होगा सिले सिलाई वस्त्र का, और तीसरा नंबर हो जाएगा हमारा कृषि तथा सहवृद्ध उत्पाद का। इंजीनियरिंग सामानों से लगभग 70.9% का हिस्सेदारी रहता है निर्यात में डॉलर से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, टेराकोटा आर्मी। टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रहालय किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। तो टेराकोटा कहते हैं मिट्टी के किसी भी पुतले को, किसी भी मूर्ति को। वो मिट्टी से बने हुए पुतलों की सबसे बड़ी सेना का जो संग्रहालय स्थित है वह चीन में है। नेक्स्ट हमारा होगा प्रश्न, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय सेना
जिसे कि हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से, इस नाम से जानते हैं, और इसी नाम से यह भारतीय राष्ट्रीय सेना प्रचलित थी, ने दूसरी विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? और इसका नेतृत्व हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। और इसी भारतीय राष्ट्रीय सेना ने दूसरी विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध दूसरी विश्व युद्ध में युद्ध किया था। डीएनए के डी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डी हेलिक्स प्रारूप को, डी हेलिक्स मॉडल को, डबल मॉडल को जो इसने प्रस्तावित किया था वह है वाटसन एवं किक, जिन्हें कि इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड, इस अखबार को आप याद रखना है आपको, दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो सदाकत आश्रम से असहयोग आंदोलन के दौरान दी मदरलैंड नामक अखबार का जो प्रकाशन किया था वह किया था मजरूल हक जी ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विद्या को प्रसरण देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो स्थापना किया था वह किया था धर्मपाल ने, जो कि पाल वंश के एक शासक थे, और पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो मौर्यकालीन पाटलिपुत्र जो मौर्य लोक का राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, उसका नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो मिलता है वह मेगास्थनीज के बुक इंडिका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह क्या कहलाती है? भारत के विभाजन जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे 1947 में, उस समय जो सीमा रेखा खींची गई थी उस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तो रेड क्लिफ रेखा इसका नाम था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो बुल और बियर ये दोनों जो शब्द हैं वो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी या फिर 46 होती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह भूमिका को निर्वाह करता है? तो भारत में दाब समूह का जो भूमिका निर्वाह करता है वो करता है INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काउंसिल। इसी का जो कार्य है भारत में दाब समूह की भूमिका को निर्वाह करता है। आगे हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकार को, तो हमारा ऑप्शन जो अलग अलग दिया गया है, भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से आपको अपना आंसर देना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, निलंबित किया जा सकता है। आपात के समय भारतीय नागरिकों को दिया गया कोई भी अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, और इस संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो एक संघीय शासन, जैसे भारत में हमारा संघीय शासन है, और इस संघीय शासन में राज्य को अलग शक्तियाँ प्रदान की गई है और हमारे संघ को अलग शक्तियाँ प्रदान की गई है, और ये सारी शक्तियाँ जो है
वह सारी शक्तियाँ संविधान के द्वारा दी गई है। तो ये 24 का आंसर जो हो जाएगा, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो एक संघीय शासन में राज्य संविधान द्वारा दिया गया अधिकार का अनुभव करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन जो किया था वह रामानुजाचार्य जी ने किया था। और भक्ति आंदोलन में इनका काफ़ी ज़्यादा महान योगदान भी था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मामान रखता है? प्राकृतिक गैस, महाअंगार गैस, इंडियन गैस, कोयला गैस। जिनमें से आपको एक आंसर देना होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा कोयला गैस में उच्चतम ऊष्मामान रखता है। कोयला गैस उच्चतम ऊष्मामान रखता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है या फिर ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो जो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है वह एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने का कार्य आता है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट को वह घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। जनवरी 2020 में यूनिटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो ये करंट अफेयर है। जनवरी 2020 में जो है यूनिटेक के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक CEO और MD यूनिटेक के जिसे नियुक्त किया गया है वह है युगविंदर सिंह मलिक। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर को की जो है फैब्रिकेशन में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के जो अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में वह मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो किसी भी धातु तार में विद्युत का जो प्रभाव होगा वह इलेक्ट्रॉन की गति करने से ही होता है। 31 का A। ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम कौन सा है? यानी कि किसी भी साउंड ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है बदलता है माइक्रोफोन। आपके फ़ोन में भी माइक्रोफोन है, उसका कार्य बस इतना होता है, आप जो कहते हो ध्वनि ऊर्जा को वह इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में बदल करके आगे फॉरवर्ड करता है। उसके बाद स्पीकर जो है उस इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को वापस से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए किस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है? उसका नाम क्या है? तो जीवाणु का जो निराकरण के लिए प्रखनली में जो प्रयोग किया जाता है वह होता है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है बैक्टीरिया के निराकरण के लिए। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से भारत में उन्नतिशील IRBM कौन सा है? तो IRBM जो एक मिसाइल सिस्टम है और सबसे जो उन्नत IRBM है वह है अग्नि 2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो त्रिस्तरीय राजतंत्र की जो सिफारिश की थी वह की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। त्रिस्तरीय राजतंत्र या पंचायती समिति भी कह सकते हैं। त्रिस्तरीय हमारे पंचायत में 3 स्तर होते हैं और उसको जो सिफारिश की थी वह की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो होता है 8 मार्च को, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक पौध मानव में औसत की गिनती में हस्पंदन की संख्या का परिसर कितना होता है? तो इसका जो परिसर हो जाएगा औसतन जो गिनती में हस्पंदन की संख्या का परिसर 71 से 80 बार होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में जो भी हम खाते हैं तो उसमें स्टार्च का जो पाचन में अंतिम उत्पाद होता है वह होता है माल्टोस, और जो पाचन का शुरुआत होता है वह होता है मुख से। सतत 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 3363 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है? ये मैथ के प्रश्न हैं, और मैथ के प्रश्नों के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ मैं मैथ के प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। इसमें मैं सिर्फ अभी जीके और जीएस को देख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं मैथ के प्रश्नों को स्किप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है। इस डेट से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। तो 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मधुबनी चित्रकला का पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। ट्रेनों में काफ़ी बहुत जगह पे इसकी जो चित्र है बनाए जाते हैं। तो ये जो मधुबनी कला जो क्षेत्र है बिहार में, वो बिहार के किस क्षेत्र में से संबंधित है, किस क्षेत्र से इसका जो है उद्भव हुआ था? तो यह है मिथिलांचल। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में जो है मधुबनी जो पेंटिंग है से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही जवाब का जो है सही जवाब दीजिए। तो पहला लिखा हुआ है कथन, राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को संवैधानिक शक्ति के साथ साथ शक्ति भी प्राप्त है। दूसरा है, राज्यपाल को प्राप्त विवेक शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त है। तो इनमें से दोनों को जो होगा 48 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई भी सही नहीं है। कैसे, मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है, बिल्कुल है। साथ ही साथ राज्यपाल को भी संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति को और राज्यपाल को दोनों को संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संवैधानिक शक्ति के साथ साथ शक्ति भी प्राप्त है, तो ऐसा नहीं है, दोनों को संवैधानिक शक्ति ही प्राप्त है। दूसरा है, राज्यपाल को प्राप्त विवेक शक्ति राष्ट्रपति प्रदान करता है। ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, दोनों को विवेक की शक्तियाँ भी जो है संविधान ही देता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 49 नंबर, यह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था विद्यमान है। देखिए, जहाँ यहाँ पे जो लिख रहा है केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था, आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, भूमि और खेती पे, ठीक है। यही रहता केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था। तो ये हो जाता है हमारा राजस्थान के जयपुर में, लेकिन यहाँ पे लिखा है केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अनबार ए सुहेली नामक निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? अनबार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो सभी का जो है अधिकतर जो अनुवाद पुस्तकों का हुआ था वो अकबर के समय में हुआ था, क्योंकि अकबर ने एक अनुवाद विभाग की ही स्थापना करा दी थी। तो उनमें से एक पुस्तक है अनबार ए सुहेली। तो अनबार ए सुहेली का भी जो अनुवाद हुआ है वो अकबर के काल में हुआ है। अकबर के जो लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने ही पंचतंत्र
का अनुवाद अनवार ए सुहेली के नाम से फारसी में किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो शेयर बाजार से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 56 का, 14 अक्टूबर 2019 को भौतिक वैज्ञानिक जिसका नाम है जोसेफ एंटोनी फर्डिनेंड पठार का कौन सी जयंती मनाई गई? भौतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण नाम है जोसेफ एंटोनी फर्डिनेंड पठार की, जिसकी प्रतिवर्ष जयंती मनाई जाती है और इस बार जो बनाई गई थी 14 अक्टूबर 2019 को ही बनाई जाती है हर वर्ष। तो ये जो 14 अक्टूबर 2019 को जो जयंती मनाई गई थी यह जयंती 218वां जयंती था वैज्ञानिक जोसेफ एंटोनी फर्डिनेंड पठार की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा फरीद जकारिया। फरीद जकारिया ने द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस पर दूध दिवस मनाया गया, किस व्यक्ति के जन्मदिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है जो कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर हर वर्ष भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे जिन्होंने दूध में रेवोल्यूशन लाने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हीं के याद पे 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और साथ ही साथ इसी अधिवेशन में 1905 के बनारस अधिवेशन में ही गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता भी चुन लिया गया था। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? काफ़ी बहुत बड़ा नाम है, इसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसे तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। और वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में जो कि शिकागो में हुआ था, अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? बेलूर मठ जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है करंट अफेयर से ही है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून की बिजनेसेज पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है सत्या नडेला को। आपको ये साल याद रखना चाहिए कि बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जो मिला है सत्या नडेला को मिला है, जो कि भारतीय ओरिजिन के ही हैं। किसने सनातन काल में डाक व्यवस्था का, आपको यहाँ पे सल्तनत करना होगा, ठीक है, यहाँ पे सल्तनत होगा, सल्तनत। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो सल्तनत काल का डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने, जो कि एक मोरक्को का यात्री था और 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और इसे 1342 में राजदूत के रूप में चीन भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 69 का, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वारेन हेस्टिंग ने किसको बिहार
के राय यायन की उपाधि दी? तो बिहार के राय यायन की उपाधि जो है वारेन हेस्टिंग ने किसे दी थी 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोड ऑफ डिफेंस के आधार पर? तो ये उपाधि मिली थी कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह को राय यायन की उपाधि वारेन हेस्टिंग ने दिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, पहले के चेर वंश ने किस राज्यों पर शासन किया? तो पहले के चेर वंश हो चाहे पल्लव वंश हो, ये सभी साउथ से संबंध रखते हैं। तो चेर वंश का जो राज्य पे शासन किया था वह है तमिलनाडु और केरल पे। निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को जो है अब ग्रह नहीं माना जाता है। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ये रीजनिंग का प्रश्न है। आई होप आप इसका आंसर दे सकते हो। मैं मैथ हो या रीजनिंग हो, दोनों के प्रश्न मैं अलग से वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक होगा और आपको एग्जाम में कम समय में जल्दी से हल कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2019 को भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS कौन बनी? तो ये भी करंट अफेयर से प्रश्न है। तो भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला जो बनी है वह बनी है प्रांजल पाटिल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 25 वस्तुओं का औसत 25 वस्तुओं का औसत, ये भी मैथ का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति ऑप्शन के आधार पर हम छांटते हैं। सेना द्वारा की जाती है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, या फिर मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाबदेह होती है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ऐसी जगह पे होती है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं। और वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसी तरह हैं जैसे कि किसी भी राज्य का एक गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ जो होता है केंद्र शासित प्रदेश में नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। 75 का आंसर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पितरस का कार्य क्या है? तो पितरस का कार्य जो है वह है वसा का एमल्सीकरण। ठीक है, पितरस जो होता है एक हल्का हरा और पीला रंग का द्रव होता है जिसका कार्य होता है वसा का एमल्सीकरण करना। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, OTC दवा क्रोसिन एक दवा है, कैसा दवा है? तो यह जो दवा है क्रोसिन दर्दनाशक और ज्वारनाशक दोनों तरह का दवा है। पीला बुखार जिसको कि हम पित्त ज्वर के नाम से भी जानते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो इंसानों के बीच जो पीला बुखार है वह मादा मच्छर के काटने से ही फैलता है। चाहे मलेरिया हो या पीला बुखार हो, ये सभी के लिए मादा मच्छर के काटना ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानव शरीर के कंठ को क्या कहा जाता है? मानव का जो कंठ होता है उसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स। मानव का जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वह कहाँ स्थित है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वह मस्तिष्क में उपस्थित होता है। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्यों? तो माइक्रोवेव में चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? ऑप्शन से देखते हैं। चार्ज धातु के सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रहता है। चीनी मिट्टी के बर्तन ऊष्मा के बेहतर कंडक्टर होता है और इसलिए भोजन जल्दी से पक जाता है। धातु के बर्तन को रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है जो भोजन खराब होने के कारण बन सकता है। चीनी मिट्टी के बर्तन धातु के कंटेनर की तुलना में सस्ते होते हैं। तो इन सभी जो ऑप्शन में सबसे जो सही जो आंसर होगा ए होगा। चार्ज धातु के सतह पर जमा हो जाता है जिसके वजह से
अचानक से छूने से झटका लगने का खतरा होता है। इसी वजह से चीनी मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करता है जो कि बिल्कुल सेफ होती है और कुचालक भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 1337 से लेकर के 1453 तक लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किसके बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसको कि 100 वर्षों के युद्ध के नाम से भी हिस्ट्री में हम सब जानते हैं। तो यह जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, 100 वर्षों का युद्ध। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आयोडीन के टिक्चर में क्या निहित होते हैं। तो आयोडीन के टिक्चर में पोटासियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन। तो आयोडीन के टिक्चर में पोटासियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन निहित होते हैं। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। तो सबको इसका आंसर पता होगा। सबसे पहले तांबा की खोज हुई थी और इसी से सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई गई थी। विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों, ये भी मैथ का प्रश्न है। 87 प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो गुरुत्वीय मान जो होता है जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कॉमन बिल पत्र किससे जुड़ा है। तो कॉमन बिल जो पत्र है वह एनी बेसन से जुड़ा हुआ है। एनी बेसन से कॉमन बिल पत्र यानी कि न्यूज़पेपर है, एक तरह का पत्र है जो कि जुड़ा हुआ है। और ये जो कॉमन बिल है यह होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। तो शरीर के में हम जानते हैं 3 तरह के हमारे ब्लड पाए जाते हैं। एक होता है RBC, WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। तो प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा प्रणाली में बीमारियों से लड़ने में जो कार्य करता है वह करता है श्वेत रक्त कण, WBC वाइट ब्लड सेल। कंप्यूटर की किस विधि में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। तो मैकेनिकल भाषा यानी मशीनी भाषा का जो प्रयोग करना स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से ही होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कागज की एक शीट की प्रतिलिपि। ये मैथ का प्रश्न है। हाँ, 92 नंबर प्रश्न, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है। तो दीर्घकाल में कठिन परिश्रम जो करता है उसमें मांसपेशी में जो एक थकान की जो महसूस होती है वह लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण होती है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी। तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किया था विलियम हार्वे ने। निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है। तो गुजरात से जो संबंध रखता है वह चूनर का संबंध है गुजरात से। गुजरात का नृत्य है चूनर, विदेशिया है बिहार का और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है कौन कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। पादप एंजाइम और जीवाणु जैव ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैव आणविक संवर्धन तकनीक द्वारा प्राप्त जैव ऊर्जा से प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती है। भारत जैव ऊर्जा को प्राप्त करने की आदर्श स्थिति धारण नहीं करता। तो इनमें से एक नंबर बिल्कुल सही है कि पादप एंजाइम और जीवाणु जैव ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूसरा भी बिल्कुल सही है, जैव आणविक संवर्धन तकनीक द्वारा प्राप्त जैव ऊर्जा से प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती है। तीसरा गलत है क्योंकि भारत में वह सभी जो है आदर्श स्थितियां हैं जैव तकनीक के लिए, है ना। जैव तकनीक के लिए आदर्श स्थितियां भारत में बिल्कुल मौजूद है। तो ये 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे कह रहा है कथन असत्य है।
तो कौन सा असत्य है? तो केवल 3 असत्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जिन्हें प्रथम B.K. कृष्णा मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया है वह कौन है? तो B.K. कृष्णन मेनन पुरस्कार जो दिया गया है वह पहली बार दिया गया है K.G. बालकृष्णन को। और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो श्री अरबिंदो आश्रम जो है वह पांडिचेरी में स्थित है। और मैं मैथ का अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें से लगभग 10 से 15 प्रश्न रहते हैं मैथ के, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और मैथ और रीजनिंग मिला दिया जाए तो लगभग आपके 18-20 प्रश्न हो जाते हैं, 20 के लगभग प्रश्न हो जाते हैं मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके। तो मैं इसके अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं कम समय में मैथ बताने की कोशिश करूँगा। ऐसे तो टाइम बहुत है, लगभग 2 घंटे समय दिए जा रहे हैं, तो टाइम इनफ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.